डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभाध्यक्ष महोदया, अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता व भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता है। फलतः बच्चों के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या के बढ़ने का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश के भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। समाज में किसी भी वर्ग का शोषण होता है तो वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति के लिए चुनौती बन जाता है। बाल श्रमिकों के शोषण पर यथासंभव प्रभावी नियंत्रण नहीं लगेगा तो इस शोषण का कुप्रभाव शांत क्षेत्रों को अशांत करने में होगा, जिसके लिए पूर्ण रूपेण हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लंबे समय तक शोषण कोई सहन नहीं कर सकता। उसका परिणाम यह होता है कि मरता क्या नहीं करता। यह हमारी भावी चुनौतियां हैं। हिंदी का विरोध अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तो करते हैं जिन्हें हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती। यह जरूरी नहीं है। उसका विरोध तो हिंदी भाषी क्षेत्र के ऐसे लोग जो अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेजियत के साथ जुड़े हुए हैं अधिक खुलकर करते हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे हिंदी भाषी नगरों में अभी अनेक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हिंदी की क्षमता पर अंगुली उठाते रहते हैं। हिंदी में इतना सब कुछ हो जाने पर भी उनके अनुसार न तो पर्याप्त शब्दावली है, न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों से संबंधित भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता है। ऐसे लोग जहाँ कहीं भी और जब भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की बात आती है वहीं उसे दबा देने का अवसर नहीं छोड़ते, उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वे किसी भी स्थिति में हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दिलवाने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाते। तमिलनाडु के हिंदी विरोध से तो सभी परिचित हैं। सभापति महोदया, यह भारतीयता केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता की देन है। गांधी जी और भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम पूरी दुनिया को एक ही परिवार मानते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान सदैव विश्व कल्याण पर होता है, चाहे वह अफ्रीकी देशों की सहायता करना हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पहल करनी हो, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सेना भेजनी हो, पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदा के समय मदद पहुंचानी हो या फिर विश्व में कहीं भी विषम परिस्थितियों में फंसे भारतवासियों को वहां से सुरक्षित निकालने के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से बाहर निकालना हो। गांधी जी और भारत की इसी सोच के अनुसार हम स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण के लिए योगाभ्यास को तथा विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। हम सब गांधी जी की संतान हैं। जब हम एकाकी पथ पर चलते हैं तब भी हमारी आँखों में पूरी मानवता के कल्याण के सपने होते हैं। पाई पैरा चेंज। कर व्यवस्था युगों युगों से शासन की आधार स्तंभ रही है। प्राचीन काल में शासकों और राज्यों की
उनकी कर प्रणाली के आधार पर आंका जाता था। किसी राष्ट्र का कर ढांचा न्यायपूर्ण, दक्ष, ईमानदार और समतामूलक होना चाहिए। प्रशासकों के रूप में आपका प्रमुख कर्तव्य यह सुनिश्चित करने का है कि हमारे देश में चाहे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, चाहे स्कूल और अस्पतालों का निर्माण हो और प्रतिरक्षा और सुरक्षा आदि का मामला हो, राष्ट्रीय विकास के भिन्न भिन्न क्षेत्रों को वित्त प्रदान के लिए कर संसाधन उपलब्ध हो, आपको अपना कर्तव्य इस प्रकार निभाना होगा जिससे करदाताओं को कम से कम परेशानी के साथ निष्ठापूर्वक कर अनुपालन को प्रोत्साहन मिले। गांधी जी स्वदेशी पर बहुत जोर दिया करते थे। उनके लिए यह भारतीय प्रतिभा और संवेदनशीलता के बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम था। वे दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रचलित चिंतन धाराओं के बारे में सजग थे। वे यह मानते थे कि भारतीय सभ्यता के अनुसार हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर नए नए विचारों के लिए अपने मस्तिष्क की खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। यह स्वदेशी की उनकी अपनी सोच थी। दुनिया के साथ हमारे संबंधों को परिभाषित करने में हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक आकांक्षाओं और नीतिगत विकल्पों के चयन में स्वदेशी की यह सोच आज भी प्रासंगिक है। राष्ट्र निर्माण में करदाता आपका साझेदार होता है। करदाता के साथ आपका संपर्क संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे असुविधा ना हो। जहां तक संभव हो उसके साथ आपका संपर्क डिजिटल माध्यमों से हो और इसके लिए आमने सामने संपर्क की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको उन लोगों के साथ कड़ाई से निपटना होगा जो गलत तरीके से अपनाते हैं और कर का भुगतान करने से बचते हैं। इस प्रकार के कर अपवचन से सरकार के संसाधनों पर जोर पड़ता है और सार्वजनिक परियोजनाओं का वित्त पोषण करने में कठिनाई होती है। इसके अलावा कर संरचना को तर्कसंगत बनाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समाज में जैसे जैसे जीवन निर्वाह करने की मानसिकता ने काफ़ी नुकसान किया है, फलतः जीवन में उत्साह व आगे बढ़ने की ललक आम लोगों में नहीं पनप पाती। इस प्रकार आम व्यक्ति प्रगति व विकास के प्रति उदासीन रहा है। इस उदासीनता का कारण व परिणाम व्यक्ति का भाग्यवादी होना है। हमारे देशवासी आज भी बुनियादी समस्याओं से ग्रसित हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण के कारण बच्चों के विकास पर ध्यान न देकर उन्हें भाग्य के भरोसे छोड़कर अपने साथ काम पर लगा देते हैं। फलतः बच्चों की दिशा ही बदल जाती है। जहां बच्चों के खेलने, पढ़ने, खाने व पीने के दिन होते हैं, ऐसे में बच्चों पर जिम्मेदारी, प्रताड़ना, उपेक्षा आदेशों की बौछार पड़ने लग जाती है। गरीबी के कारण हीनता पनपती है। फलतः गरीब लोग अपने जीवन को अंधकार में मानकर चलते हैं। वे जो कार्य कर रहे होते हैं उसी में अपने छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं। बच्चे भी माता पिता के प्रति लगाव व ममतावश साथ साथ कार्य करने में अधिक रुचि दिखाते हैं। माता पिता उन कुप्रभावों से अनभिज्ञ होते हैं जो कि बच्चों को श्रम कार्य पर लगाने
के बाद बालकों को भुगतने पड़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति गरीब के वशीभूत होकर सब कुछ अपनी नियति मान बैठता है। फलतः बाल श्रमिकों में भी उनके माता पिता द्वारा हीनता के संस्कार ही पड़ते हैं, जिससे सब कुछ सहन करने की मानसिकता बन जाती है। स्टॉप।